स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नगरीय समाजशास्त्र के बारे में। अर्बन सोशियोलॉजी में हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसमें हम चर्चा करेंगे नगरों का, नगरीय समाजशास्त्र के जनक कौन है, नगर की परिभाषाएं और इसकी विशेषताएं, साथ ही साथ इसकी उद्भव कैसे हुआ, नगरों का उद्भव कैसे हुआ, इसकी अन्य अवधारणाएं और नगरीय समाजशास्त्र से जुड़े और भी अवधारणाएं पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो समाजशास्त्र से संबंधित हर एक एग्जाम जैसे कि नेट हो गया या STET या BPSC TRE, ये सब में महत्वपूर्ण है। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि सारी बातें जो है वो समझ में आए और आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जो है वो छूट ना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, नगरीय समाजशास्त्र। तो नगरीय समाजशास्त्र में हमें क्या पढ़ना होगा? नगरों के बारे में, क्योंकि नगरीय समाजशास्त्र का जो अनुसंधान शाला है वो कौन सा है? नगर है, जहाँ पे उसका अनुसंधान होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? नगरों के बारे में पढ़ेंगे। नगरीय समाजशास्त्र में नगरों को पढ़ते हैं, ग्रामीण समाजशास्त्र में हम लोग ग्रामों को पढ़ते हैं। तो देखते हैं इसका जनक किसे कहा जाता है। ये तो हुई कि नगरीय समाजशास्त्र के अनुसंधान शाला कौन है? नगर है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आगे है कि नगरीय समाजशास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है? तो नगरीय समाजशास्त्र का जनक रॉबर्ट पार्क को कहा जाता है। रॉबर्ट पार्क को नगरीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, द सिटी। उन्होंने द सिटी नामक पुस्तक 1915 में लिखी थी और एक बुक लिखी थी, द अर्बन कम्युनिटी। उन्होंने 1926 में पार्क एवं बर्गेस दोनों ने मिलकर के ये बुक लिखा था, जिसे नगरीय समाजशास्त्र की प्रथम पाठ्य पुस्तक माना जाता है। तो चलिए अब आगे जानते हैं नगरीय समाजशास्त्र के बारे में। नगरीय समाजशास्त्र का आखिर अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो नगरीय समाजशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जिसमें नगरीय जीवन, उसके संगठन, संस्थाओं और समस्याओं के साथ साथ नगरीय जीवन शैली पर आधारित एवं उसके द्वारा विकसित की हुई सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। नगरीय समाजशास्त्र में क्या क्या होता है? यह समाजशास्त्र की एक शाखा है जिसमें नगरीय जीवन का अध्ययन किया जाता है, उसके नगरीय जीवन के संगठन, संस्थाओं, समस्याओं और साथ ही साथ उनके जीवन शैली से आधारित जो भी उनकी सभ्यता विकसित हुई है उस सब का अध्ययन किया जाता है। तो नगरीय समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी जो परिभाषा है वो नहीं है, कोई भी परिभाषा देना अत्यंत ही कठिन है। इसलिए इसी पर ये एक समाजशास्त्री हैं बर्गन, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि नगर क्या है, सभी व्यक्ति जानते हैं कि नगर क्या है, लेकिन कोई भी इसकी संतोषप्रद परिभाषा जो है वो नहीं दे पाया है। लेकिन फिर भी कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार हम लोग नगरों की परिभाषाएं देखें तो बर्गन लिखते हैं, ये कहते हैं कि हम उससे बस्ती को नगर कहेंगे, हम उस बस्ती को नगर कहेंगे जहाँ पर अधिकांश निवासी जो है वो कृषि कार्यों के अतिरिक्त उद्योगों में व्यस्त हो, जहाँ की बहुत सारी जनसंख्या जो है वो गैर कृषि कार्य करते हो, कृषि कार्य नहीं करते हो, उद्योगों में व्यस्त हो, तो उसे ही क्या कहते हैं? बर्गन नगर कहते हैं। लुईस बर्थ नगर को कैसे परिभाषित करते हैं? तो ये कहते हैं कि सामाजिक विभिन्नता वाले व्यक्तियों के बृहद घने बसे हुए अस्थायी निवास को नगर कहते हैं। इनकी परिभाषाओं में दो विशेषताएं आती हैं नगरों की, कि सामाजिक विभिन्नता वाले और बृहद घने बसे हुए, ये दो विशेषताएं नगरों की है। तो ये दो विशेषताओं को अपनी परिभाषाओं में लिए हैं। तो इसे लुईस बर्थ के परिभाषा में इसे याद रखिएगा कि इन्होंने क्या कहा है कि सामाजिक विभिन्नता वाले व्यक्तियों के बृहद घने बसे हुए अस्थायी निवास को नगर कहते हैं।
तो आगे हम लोग परिभाषा देखेंगे सोमवार का। ये कहते हैं कि नगर एक वह स्थान है, नगर एक वह स्थान है जो इतना बड़ा है कि उसके निवासी जो है वो परस्पर एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं। आप लोगों ने भी ऐसा देखा होगा कि नगर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हम आस पड़ोस के लोगों को भी नहीं पहचानते। तो इसकी एक विशेषता ये बताते हैं और इसी तरह इन्होंने नगर को परिभाषित किया है कि नगर एक ऐसा स्थान है जो इतना बड़ा होता है कि उसके निवासी परस्पर एक दूसरे को पहचानते भी नहीं हैं। तो आगे हम लोग भारत सरकार द्वारा जनगणना 1961 में उस स्थान को नगर कहा गया है जहां 5000 से अधिक जनसंख्या हो। कितना? 5000 से अधिक जनसंख्या हो और जनघनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो तथा वहां की कार्यशील जनसंख्या जो है वो गैर कृषि कार्यों में लगी हो, तो उसे ही क्या कहेंगे? नगर कहेंगे। तो देखिए, एक बार जब STET जब हुआ था 23-24 में, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि कार्यशील जनसंख्या कितने से कितने वर्ष के बीच की जनसंख्या को कहा जाता है? तो ये 15 से 60 वर्ष के बीच की जनसंख्या को क्या कहते हैं? कार्यशील जनसंख्या। तो ये तो था की पॉइंट। चलिए आगे इसको और अच्छे से समझते हैं कि भारत की सरकार द्वारा जनगणना 1961 में जो नगरों को इस तरह परिभाषित किया गया कि जहाँ पे 5000 से अधिक जनसंख्या हो और जहाँ का जनघनत्व कम से कम 400 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो और वहाँ की जो जनसंख्या हो वो क्या हो? गैर कृषि कार्य में लगी हो, उसी स्थान को क्या कहेंगे? नगर कहेंगे। तो चलिए, इन परिभाषाओं को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए इसी आधार पर हम लोग नगरों की विशेषता को जानेंगे कि नगरों की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो नगरों की पहली विशेषता क्या हो जाती है कि यहाँ पे अधिक जनघनत्व होता है। यहाँ पे जनसंख्या जो है वो अधिक होता है, जनघनत्व अधिक होता है। दूसरी विशेषता ये हो जाता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता नगरों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। साथ ही साथ द्वितीयक और औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। व्यवसायों की विविधता वहाँ पे पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के व्यवसाय होते हैं। श्रम विभाजन भी पाया जाता है, साथ ही साथ विशेषीकरण भी पाया जाता है और व्यक्तिवादिता की भावना वहाँ पे पाई जाती है। सामाजिक गतिशीलता तो नगरों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। औपचारिक और सामाजिक नियंत्रण पाए जाते हैं। साथ ही साथ आधुनिकता और भौतिकतावाद भी नगरों में पाया जाता है और गुमनाम जिंदगी मतलब कोई किसी को वहाँ पे, जैसे हमारे पड़ोस में ही कोई रह रहा हो तो उसको भी लोग नहीं जानते, तो गुमनाम जिंदगी वहाँ पे पाया जाता है नगरों में। तो ये तो थी कुछ विशेषताएं नगरों की। तो चलिए अब आगे जानते हैं हम लोग नगरों के उद्भव की सिद्धांत कि आखिर नगर जो है वो कैसे विकसित हुए। ठीक है, तो विभिन्न विद्वानों ने नगर के उद्भव के संबंध में भिन्न भिन्न मत अपना दिए हैं, जो कि हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा किसने दिया है। तो ये देखिए दोस्तों कि ये भी जो है वो पूछा जाता है, जैसे कि मैं कहूँ कि सैन्य आधिपत्य का सिद्धांत, नगरों के उद्भव का सैन्य आधिपत्य का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये मौर्य देते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए जानते हैं सैन्य आधिपत्य का सिद्धांत क्या है, जो कि मौर्य देते हैं। तो मौर्य का कथन है कि नगरों की उत्पत्ति धातु युग में हुई है। इनका कहना है कि नगरों की उत्पत्ति जो है वो धातु युग में हुआ है और इसके अनुसार धातु युग पाषाण युग के बाद का युग है और इस युग में धातु के अस्त्र शस्त्र के विकास से सैन्य शक्ति का विकास हुआ है और मानव जो है वो इस सैन्य और राज शक्ति से ग्रामों पर विजय प्राप्त कर पहाड़ी क्षेत्रों में या ऊंचे स्थानों पर अपने जाकर के किला बनाकर रहने लगे और ये निवास स्थान धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो गया? तो नगरों में परिवर्तित हो गया। जैसे कि भारत में चित्तौड़गढ़, तारागढ़, ये सब प्राचीन जो नगर है वो इसी तरह के नगरों का उदाहरण है। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे सैन्य आधिपत्य का सिद्धांत किसने दिया? तो मौर्य ने दिया।
चलिए आगे देखते हैं आदिम गांव का सिद्धांत। नगरों के उद्भव का आदिम गांव का सिद्धांत कौन देता है? तो क्वीन और थॉमस। क्वीन और थॉमस देते हैं नगरों का उद्भव का आदिम गांव का सिद्धांत। तो इनके अनुसार पहले गांव बसे, सबसे पहले गांव बसे हैं और गांवों ने ही धीरे धीरे नगरों का रूप ले लिया है। जैसे जैसे वो विकास करता गया, क्या हुआ? नगरों का रूप धारण करता गया। तो इन्हीं के शब्दों में है कि निसंदेह नगर पहले नवपाषाणकालीन ग्राम के रूप में प्रारंभ हुए, जो एक या भिन्न प्रकार के दीवारदार नगरों में विकसित हो गए, जो धीरे धीरे क्या हुए? नगरों में विकसित हो गए, जिसमें से कुछ विशाल साम्राज्यों की राजधानियां भी बन गई। मतलब गांव ही पहले थे। इनका कहना है कि पहले गांवों का ही विकास हुआ और धीरे धीरे विकास करते करते क्या हो गया कि वो नगर में रूपांतरित हो गए। आगे है परिवहन का सिद्धांत। परिवहन का सिद्धांत कौन देते हैं? तो ये चार्ल्स कूले देते हैं। परिवहन का सिद्धांत चार्ल्स कूले देते हैं। इनका कहना है कि नगरों की उत्पत्ति यातायात और संदेश वाहकों के साधनों के जन्म और विकास के साथ ही हुआ। कब हुआ? तो नगरों की उत्पत्ति यातायात और संदेश वाहक के साधनों के साथ विकास के साथ ही हुआ है। जो स्थान यातायात और संदेशवान की सुविधाओं के अनुकूल थे, वहीं पर नगरों का स्थापना हुआ और नगर वहीं पे फले फूले। कालीकट की बस्ती से आधुनिक महानगर कोलकाता इसका दूसरा अच्छा उदाहरण है। तो आगे देखते हैं सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। नगरों के उद्भव का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत ऐसे नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये तो दूसरा हो जाएगा। लेकिन नगरों क्या है, क्योंकि हम लोग नगरों का नगरीय समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, नगरों का उद्भव पढ़ रहे हैं, तो नगरों के उद्भव का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत ऐसे पूछा जाएगा, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो नेस्ले एंडरसन ने दिया। इन्होंने कहा कि नगरों के विकास के मूल में परिवर्तन को महत्वपूर्ण माना जाता है, जो नए आविष्कारों की देन है। नगर क्या है? नए आविष्कारों की देन है। आविष्कार और परिवर्तन जहाँ होते हैं वे स्थान विकसित हो जाते हैं और ये विकसित स्थान ही अविकसित निर्भर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं उद्विकास का सिद्धांत। उद्विकास का सिद्धांत, नगरों के उद्भव का उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया? ऐसे तो उद्विकास का सिद्धांत अगर आ जाएगा तो उद्विकास ये सिद्धांत बहुत लोगों ने दिया, जैसे कि सबसे पहले स्पेंसर ने दिया है, तो ये नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नगरों के उद्भव का पूछ रहा है। नगरों के उद्भव का उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो लुई मम्फोर्ड ने दिया है। उनका विचार है कि नगरों की उत्पत्ति ग्रामों से हुई है। नगरों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? गांवों से ही हुई है। बड़े गांवों ने ही कालांतर में नगरों का रूप धारण कर लिया है। नगर जो है ग्राम में ही निहित थे। नगर कहाँ पे निहित थे? तो ये गांव में ही निहित थे। इनके अनुसार ग्राम और नगर संस्कृति के मिश्रण से नगर का रूप विकसित हुआ है। ग्राम और नगरीय जो संस्कृति है उसके मिश्रण से ही नगर का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार मॉम्फोर्ड जो है कहते हैं कि नगर की उत्पत्ति दो स्तरों की संस्कृतियों के मिश्रण से हुई है। आगे देखिए कि नगरों के उत्थान और पतन। इन्होंने नगरों के उत्थान और पतन की 6 अवस्थाएं बताई हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसे ध्यान से आप लोग देखिएगा कि नगरों के उत्थान का और पतन का 6 स्तर कौन बताता है? तो मॉम्फोर्ड बताते हैं, जिसमें से 3 उत्थान के हैं और 3 पतन की अवस्थाएं हैं। तो उत्थान की अवस्थाओं में सबसे पहले गांव आता है। उत्थान की अवस्थाओं में सबसे पहले क्या आता है? गांव आता है। तो गांव किसे कहेंगे? गांव किसे कहेंगे? तो जहाँ की जनसंख्या जो है 5000 से कम की है वो उसको गांव कहेंगे। वहीं गांवों से थोड़ा सा विकसित स्वरूप कस्बा कहा जाता है। तो कस्बा किसे कहेंगे? जहाँ पर 5000 से अधिक और 10 लाख से कम की जनसंख्या तक
पाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं, कस्बा कहते हैं। नगर, नगर किसे कहेंगे, जहाँ पे 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या वहाँ पे हो तो उसे हम नगर कहते हैं। तो उसके बाद में पतन की अवस्थाएं कहाँ से शुरू हो जाती है, महानगर से। महानगर जो होता है वो 50 लाख से अधिक की जनसंख्या होता है वहाँ पे। इसे मम्फोर्ड ने नगर के सभ्यता एवं संस्कृति के पतन का आरंभ वाली स्थिति कहा है। यानी कि ज़्यादा शहरी सुविधाएं एवं अत्यधिक औद्योगिकरण, जैसे कि दिल्ली, मुंबई शहर हो गया, ये सब किस में आता है, ये महानगर की श्रेणी में आता है। तो ये किस कगार पे है, ये पतन के कगार पे है, मतलब वहाँ से आरंभ हो जाता है। तो ये मम्फोर्ड इसे बताते हैं पतन की पहली अवस्था। दूसरी अवस्था विराटनगर। विराटनगर क्या होता है, इसे विनाश का प्रतीक कहा गया है। यह विनाश का प्रतीक भी है। इसमें पूंजी का अति विकास और शोषण की चरम सीमा पाई जाती है इस काल में। और सबसे लास्ट में पतन की अवस्थाएं क्या होता है, मृतनगर। तो मृतनगर, इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में नगरीय लोगों के जीवन एकदम बिल्कुल अर्थहीन हो जाता है और वहाँ संस्कृति का जो है वो विनाश होने लगता है, वो गर्त में जाने लगता है। इसे मृतकों का नगर या ईसाइयों का कब्रगाह कहा जाता है, जैसे कि रोम का नगर। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे ये, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्थान की 3 अवस्थाएं कौन से बताए हैं, पतन की कौन सी 3 अवस्थाएं बताए हैं, मिला करके 6 अवस्थाएं बताते हैं। और इसको मतलब सीक्वेंस से भी लगाने को आता है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे, और भी जो थिंकर्स हैं उनकी भी, इन्होंने भी नगरों के उत्थान और पतन की अवस्थाएं बताए हैं, तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो पैट्रिक गिट्स जो हैं वो भी नगरों के उत्थान और पतन की 6 अवस्थाएं बताते हैं। तो इन्होंने पहला बताया है, पहला पैरासिटोपोलिस, दूसरा पैथेकोपोलिस, और तीसरा मेट्रोपोलिस, और चौथा बताया है मेगापोलिस, और पांचवा बताया है टायरोनोपोलिस, और छठा बताया है नेक्रोपोलिस। तो ये 6 अवस्थाएं ये इन्होंने बताया है पैट्रिक गिट्स ने। तो टेलर ने भी नगरों के विकास और पतन की 7 अवस्थाएं बताए हैं। कौन कौन, मॉमफोर्ड ने भी 6 बताया है, पैट्रिक गिट्स ने भी 6 बताया है, जबकि टेलर ने 7 बताया है। ठीक है, तो ये 7 कौन कौन से हैं, तो पहला तो हो जाता है पूर्व शैशव काल अवस्था, फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, उत्तर प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ये बाल विकास से बिल्कुल भी ना जोड़िएगा, ठीक है। बाल विकास में भी ऐसे ही क्रम से है, लेकिन ये क्या, यहाँ पे क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग नगरीय समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, नगरों के विकास और उसका पतन की अवस्थाएं इन्होंने बताया है। मतलब नगरों का पूर्व शैशवावस्था, नगरों का शैशवावस्था, नगरों का बाल्यावस्था, ये बताया है इन्होंने। 7 प्रकार बताए हैं, 7 अवस्थाएं बताए हैं। तो चलिए अब थोड़ा हम लोग जान लेते हैं नगर और गांव और नगर से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों पर भी चर्चा कर लेते हैं कि कौन किसने क्या कहा है, क्योंकि इससे भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसका नोट्स आपको चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम अपना टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उससे जोड़ सकते हैं और जो पीडीएफ है उसे पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कथन। तो सबसे पहले बोगार्ट्स का जानते हैं। बोगार्ट्स कहते हैं कि अत्यधिक वर्ग विषमताएं नगरों का लक्षण है। नगरों के बारे में बोगार्ट्स ने क्या बोला है कि अत्यधिक वहाँ पे वर्ग विषमताएं होंगी। कोई मध्यम वर्ग का होगा, कोई हाई लेवल का होगा, कोई लोअर कास्ट क्लास का होगा। तो ये सब क्या होता है, वहाँ पे ये लक्षण पाया जाता है। दूसरा है कि विसंज और विसंज के अनुसार ये कहते हैं कि ग्रामीण समुदाय में प्रथा राजा है। ग्रामीण समुदाय में प्रथा राजा है और रीति रिवाज और रूढ़ियाँ अधिकतर व्यवहार को नियंत्रित करती हैं।
इन्हें ग्रामीण समुदाय के बारे में ये बताया है कि प्रथा वहाँ की राजा है और रीति रिवाज और रूढ़ियाँ क्या होती हैं, अधिकतर ये काम करती हैं किसका, व्यवहार को नियंत्रण करने में। आगे देखते हैं किंग्सले डेविस के अनुसार। किंग्सले डेविस ने नगरों के लिए क्या कहा है कि नगरवासी जब भी चाहे अपरिचितों के सागर में विलीन होकर किसी प्राथमिक समूह के कठोर नियंत्रण से बच सकते हैं। देखिए इन्होंने कितनी बड़ी बात कहा है किंग्सले डेविस ने कि नगरवासी जब भी चाहें अपरिचितों के सागर में, मतलब जितने भी अपरिचित, नगर में बहुत सारे लोग, बहुत सारे भिन्न भिन्न समाज से आए हुए लोग रहते हैं, संस्कृति से आए हुए लोग रहते हैं, तो उसमें क्या हो, विलीन होकर कि किसी प्राथमिक समूह के कठोर नियंत्रण से वो बच सकते हैं। आगे बिस्ट और हेल्बर्ट, इन्होंने नगर को क्या कहा है कि नगर व्यक्तिगत संबंधों की अपेक्षा अवैयक्तिक संबंधों की अधिक प्रोत्साहन देता है। ऐसा आप लोगों ने भी देखा होगा कि नगर में व्यक्तिगत संबंध की अपेक्षा क्या होता है, अवैयक्तिक संबंधों पर अधिक जोर दिया जाता है। मतलब दूसरों से हम लोग ज़्यादा लगाव रखते हैं, अपनों से कम रखते हैं, ऐसा नगर में पाया जाता है। आगे बोगार्ट्स के अनुसार, बोगार्ट्स कहते हैं नगरों के ये कहते हैं कि गांव के लोग स्पष्ट बोलने वाले, निष्कपट और सत्यनिष्ठ होते हैं। कितनी अच्छी लाइन इन्होंने बोली है कि गांव के लोग क्या होते हैं, स्पष्ट बोलने वाले होते हैं, निष्कपट होते हैं और सत्यनिष्ठ होते हैं। वे नगरीय जीवन को बहुत बहुत से पक्षों को कृत्रिमता से घृणा करते हैं। वहाँ पे जो भी बनावटी जो चीज़ें हैं, व्यवहार हैं या बनावटी व्यवहार को या कोई भी चीज़ें हैं, उसमें क्या करते हैं, उससे वो घृणा करते हैं। आगे है न्यूमेर। न्यूमेयर कहते हैं कि ग्रामीण संस्कृति रूढ़िवादिता की ओर झुकी रहती है। इनका कथन है कि ग्रामीण संस्कृति जो है वो रूढ़िवादिता की ओर झुकी रहती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किसने कहा है कि ग्रामीण संस्कृति रूढ़िवादिता की ओर झुकी रहती है, तो ये कहते हैं न्यूमेयर। रॉस क्या कहते हैं कि नगरीय जगत जो है, नगर जगत मित्र होता है, नगर जगत मित्र होता है, जबकि गांव क्या होता है, राष्ट्रवादी और स्वदेश स्वाभिमानी होता है। स्रोकिन क्या कहते हैं, स्रोकिन और जिमरमैन कि ग्रामीण समुदाय एक घड़े के शांत जल के समान है। ग्रामीण समुदाय क्या है, एक घड़े के शांत जल के समान होता है, और नगरीय समुदाय क्या होता है, केतली के उबलते हुए पानी के समान होता है। स्थायित्व जो है वो एक की विशेषता है यहाँ पे, और दूसरे की क्या है, गुण है। तो ये देखिए, इसको कथन और कारण में भी पूछा जा सकता है, तो इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे अस्थायित्व जो है वो एक की विशेष लक्षण है, क्या है, शांत घड़े के समान है। ग्रामीण समाज क्या है, शांत घड़े में शांत जल के समान है। और दूसरे की गतिशीलता जो है वो गुण है, जैसे कि ये केतली में उबलते पानी के समान है, यानी कि नगरीय समाज में ज़्यादा गतिशीलता पाई जाती, तो ये इसका गुण है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सिम्स सिम्स के का कथन है कि जीविकोपार्जन की दो मौलिक रूप से विभिन्न रीतियों में ग्रामीण और नगरीय संसार को अलग कर दिया है। आगे रॉस का कथन है कि रॉस कहते हैं कि ग्रामीण जीवन है वो सुझाव देता है कि बचाओ बचाओ। ग्रामीण जीवन क्या कहता है, बचाओ बचाओ, जबकि नगरीय जीवन क्या कहता है, यह सुझाव देता है कि खर्च करो। तो ये इनका कथन है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नजमुल करीम ये कहते हैं कि एक राजवंश के बाद दूसरा राजवंश खत्म होता गया, क्रांति के बाद क्रांति होती गई, परंतु प्राणी समुदाय वैसा का वैसा ही रहा। ये किसका कथन है, नजमुल करीम का। मैकेवर एवं पेज का कथन है कि मैकेवर और पेज जो कहते हैं, ये कहते हैं कि गांव और नगरों के बीच
अंतर इतना स्पष्ट नहीं है कि यह बताया जा सके कि नगर कहाँ पे समाप्त होता है और कहाँ पे गांव जो होता है वो आरंभ होता है, या गांव कहाँ पे आरंभ समाप्त होता है और नगर कहाँ से शुरू हो सकता है। ये कहते हैं कि ये स्पष्ट करना बहुत ही कठिन है। आगे में के बारे में पेश करते हैं कि गांव और नगर दोनों ही समान हैं। गांव और नगर क्या है, दोनों ही समान है। इसमें ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही दूसरे से कोई कृत्रिम है। तो ये दोनों को ही सेम सेम मानते हैं। जैसे कि किसी ने ऐसा कहा है कि गांव जो होता है वो प्रकृति के होता है और शहरों की विशेषता कृत्रिमता पर आधारित होती है। तो ये तो थी जो कुछ कथन थे। और अगला जो है क्लास हमारा जो है आएगा, वो नगरीय समाजशास्त्र से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अवधारणा है उस पे आएगा। तो उसे भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। और आपको अगर हमारा वीडियो ये पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट भी कीजिएगा। अगर कोई डाउट्स हो तो भी, अगर नहीं हो तो भी कुछ ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे अ, हमेशा व्यूअर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।